नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी में व्यस्त रहने का मतलब यही होता है कि जो भी परीक्षा आपके पास लगी है उसकी तैयारी में आप लगातार व्यस्त रहें। मित्रों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में हुई थी। वैकेंसी आई थी, आप जानते हैं 1953 पदों पे यानी 1953 पदों पे। बढ़िया पोस्ट थी मित्रों। आप जानते हैं इनका काम क्या होता है, ग्राम का विकास करवाना है। उसके लिए आप अधिकारी नियुक्त होंगे। आपका साठगांठ सीधे जो है ग्राम विकास के संदर्भ में यानी ग्राम का मुखिया होता है, प्रधान उसके अंडर में होता है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कहने का मतलब ये है। पुनः इसकी भर्ती होने वाली है, आप जानते हैं लगभग 1400 पदों पे। फिर से नया नोटिफिकेशन आ गया है। जो 2022 में पेट दिए होंगे, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, मित्रों वो लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेट में। लेकिन ये 1953 वाले में जो लोग उस टाइम फॉर्म भरे थे लगभग वही लोग पेपर दे पाएंगे। बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया मौका है। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जो 1953 पदों पे भर्ती है, बहुत सारे लोगों के सपने को साकार करेगी मित्रों। अगर मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं जब वीडियो का पेपर हुआ था तो उस टाइम आपसे रीजनिंग पूछा गया था 50 प्रश्न, आपसे हिंदी पूछा गया था 50 प्रश्न और आपसे जीएस पूछा गया था 50 प्रश्न। ये मैं जानता हूं कि आप लोग सभी लोग जो है सिलेबस जानते हैं। मित्रों, सभी का टेस्ट हम क्रमवार करवाएंगे। आपसे जीएस के 50 क्वेश्चन हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका बीडीओ हो, चाहे यूपी पेट हो या फिर कोई अन्य, चाहे आप टीजीटी आर्ट की ही क्यों ना कर रहे हो, टीजीटी आर्ट की ही क्यों ना कर रहे हो, अभी आप देखना आर्ट एंड कल्चर से लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। मित्रों, वो क्वेश्चंस छपने वाले होते हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। बाकी जो लोग पेपर डाले हैं यानी फॉर्म भरे थे वो लोग तो आराम से देखें ही देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। जीएस का टेस्ट है मित्रों, ये टेस्ट नंबर 2 है। कौन सा है? टेस्ट नंबर 2 है। आराम से सॉल्व करना, हो सके तो हमारा शीट उठाना, उस पे लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, यहाँ जो क्रम होगा 101 से स्टार्ट होगा, 150 तक जाएगा। तो उसमें अगर कहीं गलती से 100 के संबंध में निकल जाए तो उसे माफ करना मित्रों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? मित्रों, जो सनातनी हैं उन्हें पता है पंचगव्य वो यूज करते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में। सबसे पहले यूज किया जाता है, नाम दिया गया गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर और तुलसी। मित्रों, पंचगव्य जो माना जाता है उसमें आप जानते हैं दूध आता है, दही आता है, घी आता है, मूत्र आता है और गोबर आता है। तो ये गाय के सभी होते हैं, लेकिन जो तुलसी आपका होता है मित्रों, ये पंचगव्य में नहीं आता है, ठीक है। तो पंचगव्य का हिस्सा तुलसी नहीं है, बाकी सभी हैं। याद रखना, डी के साथ आंसर्स लगाना। तुलसी आपका आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैदा होता है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस, वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। नाम दिया गया उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता या फिर अरण्यक। आप जानते हैं मित्रों वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मित्रों, सभी के अलग अलग गद्य प्रकरण हैं। जैसे आप वेदों का प्रकरण देखना तो जो ऋग्वेद होता है उसमें आता है ब्राह्मण। क्या ऋग्वेद में आपके ब्राह्मण कहा जाता है इसके उपनिषद को, ठीक है। ऋग्वेद में ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय ग्रंथ ऐतरेय आता है, कौतिस्की आते हैं। और जो यजुर्वेद होता है मित्रों, इसके शतपथ कहलाते हैं। यजुर्वेद जो आपका दूसरा वेद है उसके लिए शतपथ आता है गद्य प्रकरण। तैत्तिरीय आता है सामवेद का और पंचविश आता है आपका अथर्व। अच्छा, अथर्ववेद का गोपद आता है मित्रों, गोपथ। अथर्ववेद जो सबसे लास्ट का है, जादू टूने वाला है, अथर्ववेद का है आपका गद्य संस्करण। क्या? तो अथर्ववेद का जो गद्य संस्करण है मित्रों वो गोपथ कहलाता है, गोपथ, ठीक है, गोपथ। और जो सामवेद है उसका पंचविश कहलाता है, पंचविश कहलाता है। यजुर्वेद का क्या कहलाता है? तो शतपथ और तैत्तिरीय।
समझ में आया? इसका सही जवाब क्या होगा? गद्य प्रकरण ब्राह्मण होगा। गद्य मतलब गद्य से लिखा गया हो, यानी सीधे बस नॉर्मली भाषा में लिख दिया गया हो, उसमें कोई पद्य की बात ना की गई हो, यानी कोई कविता या फिर कोई दोहा नहीं यूज किया गया हो। आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? कौन से वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से प्रवास जो है वो पराजित होता है यानी हारता है? 1471 में, 1391 में, 1191 में या फिर 1061 में? आपको बताना है मित्रों मोहम्मद गोरी कौन से वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित होता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? जब पराजित होने की बात होगी तो तृतीय से पराजित होगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है मित्रों? तो आप जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? द्वितीय युद्ध में होता है, पहले युद्ध में होता है यार। वो 1900 नहीं, 1391 में पराजित होता है पृथ्वीराज तृतीय से। कौन? मोहम्मद गोरी। तो सही जवाब तराइन का फर्स्ट युद्ध लगाना, तराइन का फर्स्ट युद्ध। सही जवाब सी के साथ बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? नाम दिया गया इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहा जाता है मित्रों, भारत का तोता कहा जाता है, कव्वाली का पिता कहा जाता है, क्या है? आप जानते हैं मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में कार्य किए हैं। याद रखना, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना। बहुत सारे सुल्तान जैसे लगभग 7 सुल्तानों के दरबार में ये कार्य किए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? नाम दिया गया बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर। लौह और रक्त की नीति पूछा जा रहा मित्रों किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वनडे एंट्रेंस का। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ष डाडाडाट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। नाम दिया गया 1609 में, 1612 में, 1610 में या फिर 1618 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया मित्रों। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पे पुर्तगालियों को पराजित किया। कब? 1612 ईस्वी में। सही जवाब 1612 बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अंग्रेजों ने इस विजय से पुर्तगालियों पर जो है एकाधिकार कर लिया और उनकी जो निरंतरता थी पुर्तगालियों की उसको भंग कर दी, यानी वहां से खदेड़ने का काम कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मित्रों। 7 नंबर पूछा गया, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कौन से वर्ष में शुरू किया था? नाम दिया गया 1616 में, 1630 में, 1650 में या फिर 1670 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपना परिचालन कौन से सत्र में स्टार्ट करेगी मित्रों? जब डेनिश की बात होती है तो भारत आएंगे 1616 में, और जब 1616 में आएंगे तो 1616 में स्टार्ट करेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस मित्रों 108 नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? टीपू सुल्तान और उनके पिता किस शहर के पास है? श्रीरंगपट्टनम के पास है। कौन से शहर के पास है? बेंगलुरु के पास, मैंगलोर के पास और मैसूर के पास या फिर बेलग्राम के पास? आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम किसके पास स्थित है मित्रों, किसके समीप है? तो आप याद रखना कि कर्नाटका का ऐतिहासिक शहर है श्रीरंगपट्टनम। ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो जो बहुत फेमस है मैसूर, उसके पास है मित्रों। सही जवाब आपको क्या लगाना होगा? सही जवाब आपको मैसूर लगाना होगा। आगे बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति, नाम दिया गया ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, नाम दिया गया रूस की समाजवादी क्रांति, नाम दिया गया अमेरिका में एकाधिकारों का विधेयक।
मित्रों कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा कारक नहीं है? मित्रों जब आप यहां निर्माण की बात करते हैं तो यहां पे जब आप देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में तो आप जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान को बढ़िया से पढ़ने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद सभी प्रावधान आते हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुकूल लिया जाता है जो भारतीय महाद्वीप में बढ़िया से बैठते हों, लेकिन भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। दिखाई देता होगा, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था ली जाती है, अमेरिका से मूल अधिकार के विधेयक लिए जाते हैं, आपका सोवियत संघ होता है जो रूस है, वहां से समाजवादी क्रांति का प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति आती है, आप जानते हैं, तो वहां बहुत सारे नारे चलते थे, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुता की संकल्पना का प्रभाव वहां से दिखाई दे जाता है। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण में क्या नहीं आता है? मित्रों भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई महत्व नहीं रहा। भारतीय ब्रिटेन भी रहा, रूस भी रहा और अमेरिका का काम भी रहा, लेकिन औद्योगिक क्रांति से तो कुछ नहीं सीखा गया यहाँ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? नाम दिया गया 14 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 26 नंबर। मित्रों पूछा गया आपसे विधिक समानता, विधिक समानता के लिए कौन सा? तो विधिक समानता यानी विधि के समक्ष बराबर वाला भाग, ये आपका अनुच्छेद 14 कहता है और भाग 3 में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। आप जानते हैं भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? 12 से 35 तक है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है, अमेरिका के संविधान से वर्णित है। अगर समान यानी विधिक समानता की अगर बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, 17 आएगा। अगर अस्पृश्यता की अंत की बात होगी आपको 17 नंबर याद रखना होगा, लेकिन जब समानता की बात होगी आपको 14 नंबर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 11 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों या फिर प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? नाम दिया गया अनुच्छेद 15, 17, 16 या फिर 18। मित्रों पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण ये शब्द देने का प्रावधान किसके अंतर्गत होता है? तो एक अनुच्छेद है 18, 18 में 1 आता है, इसी के तहत काम होता है। तो 18 का 1 जो है वो देता है आपको सेना या फिर विद्या या फिर अन्य सम्मानों के लिए ऐसी उपाधियां देने का काम करता है। अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं कि भारत रत्न का भी प्रावधान है, पद्म पुरस्कारों में भूषण आता है, विभूषण आता है, उसके साथ पद्मश्री आता है, इन सभी को देने का काम भी होता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपका आया 12 नंबर। मित्रों पूछा गया भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? नाम दिया गया 23 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर या फिर 32 नंबर। मित्रों जो आपका भाग 3 है, भाग 3 है, अभी जस्ट हमने बताया 12 से 35 तक, तो उसमें अनुच्छेद 23 आता है, वो आपसे ऐसा कहता है कि आप मानव का क्या नहीं कर सकते हैं? क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, बलात्श्रम नहीं कर सकते हैं, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो सही जवाब बनेगा मित्रों फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सा है? नाम दिया गया ग्रेट चैनल है, पाक जल संधि है, 8 डिग्री चैनल है या फिर 10 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका की बात होती है मित्रों, भारत और श्रीलंका आप जानते हैं समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे पड़ोसी वाला देश होता है, पाक जल डमरू मध्य से बंधा हुआ है, रॉबर्ट पाक के नाम पे, मद्रास प्रेसिडेंसी की है रॉबर्ट पाक, तो रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नाम जो है पाक जल संधि पड़ता है। कहां वाले प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर रहे हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या नाम था? रॉबर्ट पाक था नाम। और ये जो गवर्नर रहे हैं ये लगभग 1755 से 63 के मध्य रहे हैं, इन्हीं के नाम पे इसका पाक जल डमरू मध्य नाम पड़ जाता है। भारत और किसको जोड़ती है? भारत और आपके नीचे वाले समुद्र वाले हिस्से में क्या आता है? अरे जहां आजकल खूब ज्यादा मामला चला था मित्रों, जहां आजकल खूब ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल रही है, वही श्रीलंका। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। नाम दिया गया कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में है।
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, आपसे कन्याकुमारी के बारे में पूछा जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं जो कन्याकुमारी आपका होता है तमिलनाडु राज्य में है। कहां पे है? तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में होता है। तो ये आप जानते होंगे कि जो भूमध्य रेखा होती है, ये जीरो से निकलती है भूमध्य रेखा, इसके किधर है? तो इसके उत्तर में है, क्योंकि ये आपकी भूमध्य रेखा हुई, भारत ऊपर है तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो आपका अगर पूछा जाए चाहे कन्याकुमारी, चाहे आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश, चाहे आपसे पूछा जाता मध्य प्रदेश, सभी के सभी उत्तर में होते, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चले, 15 नंबर क्वेश्चन आओ। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछ रहा है भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर ही स्थित है? कर्क रेखा के समय पे मिजोरम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। मित्रों आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा होती है उसमें टोटल 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलो, पहले आपका गुजरात आएगा। क्या? गुजरात आता है। गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, आपका राजस्थान आ गया, उसके बाद एमपी यानी मामा की नगरी आ गया, उसके बाद आपका क्या आया? छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है मित्रों? झारखंड आता है, झारखंड आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल आएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या आता है? मिजोरम आता है मित्रों। अब इसमें से क्या नाम लिखा है आप बताओ? आप बताओ कर्क रेखा के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर होगा, आपको यह बताना है। कर्क रेखा के पास हो, समीपस्थ शहर हो। मित्रों अगर सबसे पास आप देखेंगे तो जो त्रिपुरा शहर है, ये त्रिपुरा ये बिल्कुल पास है कर्क रेखा के। ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे त्रिपुरा। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाना। टोटल 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं, भारत से निकलती है, आप जानते हैं, क्रम भी जान गए हैं, और उसके बाद आंसर सी के साथ लगा लो। फिर बढ़े 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये सब सभी वनडे एंट्रेंस में छपते हैं मित्रों क्वेश्चन, सभी वनडे एंट्रेंस। 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैवमंडल कहेंगे, जलमंडल कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे या फिर वायुमंडल कहेंगे? पृथ्वी की कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल आप जानते होंगे कहां पाया जाता है? भूपृष्ठ पर पाया जाता है, भूपृष्ठ पर पाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? आपको स्थल मंडल लगाना होगा। क्रस्ट और बाह्य मेटल से शामिल है उसे स्थल मंडल कहते हैं, नाम बी के साथ लगा लो। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है डॉट डॉट कहलाता है? हार्स अक्ष कहलाता है, 52वां इम्प्रिट कहलाता है, शीत अक्षांश कहलाता है या फिर 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है? आपको बताना है। अक्षांश का एक वृत्त है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा की सतह पर 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है? अगर 52 डिग्री आप दक्षिण में देखेंगे मित्रों तो क्या होगा? अक्षांश का एक वृत्त होगा जो भूमध्य रेखा की सतह से दक्षिण में है, और आप जानते हैं मित्रों कि उसका नाम क्या होता है? अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जहां बढ़िया वायुदाब होता है। तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? सही जवाब आप कौन सा अक्षांश लगाएंगे? दक्षिण अक्षांश। 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश होता है मित्रों। 52वां जो होता है आपका क्या होता है? अरे दक्षिण अक्षांश होता है ना। तो सही जवाब क्या लगाएंगे आप बताओ? अरे दक्षिण अक्षांश यानी हार्स नहीं, शीर्ष वाला लगाओ, शीत वाला, ठीक है। उत्तर दक्षिण नीचे वाला है। शीत लगाओगे? शीत ना लगाओ, हार्स लगाओ, हार्स अक्षांश कहलाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कर्क रेखा कहां से गमन करती है? नाम दिया गया भारत और ईरान से करती है, भारत और सऊदी अरब से करती है, ईरान और पाकिस्तान से करती है या फिर ईरान और इराक से करती है? कर्क रेखा कहां से गमन करती है? अभी जस्ट आपसे बताएगा कर्क रेखा की बात, तो आप जानते हैं भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। तो सही जवाब भारत और सऊदी अरब लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। आपसे पूछा गया वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। कहने का मतलब यह है कि एमएसपी 1965 में सबसे पहले कौन सी फसल के लिए आया, कपास, धान, तंबाकू या फिर गेहूं। 1965 में सबसे पहले एमएसपी किसके लिए आता है मित्रों, तो सबसे पहले पैडी के लिए आता है। पैडी मतलब धान के लिए। तो सही जवाब धान के साथ लगाओ, फर्स्ट नहीं सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नाम दिया गया नगदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन का एक साथ करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है मित्रों, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ क्या हो जाए, पशुपालन हो जाए तो उसे मिक्स्ड क्या कहते हैं, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना हो, वही आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है मित्रों। सही जवाब क्या होगा, सी के साथ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 21 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। दिया गया भंडारण सुविधा की कमी, अनुकूल मंडी, परिवहन की कमी या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। कृषि विपणन के लिए मुख्यतः दोषों में से शामिल नहीं होता है, आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, भारत में कृषि विपणन के मुख्यतः दोषों में से एक शामिल नहीं है। तो भंडारण सुविधा में कमी या परिवहन की कमी या फिर अनुकूल मंडी या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, क्या आप लगाएंगे। मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि आप जानते हैं जो अनुकूल मंडी कृषि विपणन होता है मित्रों वो लाभकारी होता है। तो अनुकूल मंडी आपका सही जवाब बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दिया गया पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर या फिर शाहजहांपुर नहीं, पीलीभीत, सीतापुर, श्रावस्ती, उसके साथ महाराजगंज। आप जानते हैं मित्रों नेपाल से बात हो रही है, नेपाल आपका पड़ोसी राज्य होता है, ऐसे निकलता है। आप जानते हैं एक साइड से पीलीभीत, उसके बाद फिर लखीमपुर का नाम आता है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जाता है, पीलीभीत शामिल है। जबकि एक जिला आपका सीतापुर दिया गया है मित्रों, ये सीतापुर नहीं है। टोटल 7 जिले आते हैं, 7 के नाम आपको याद रखना होगा। पूरब से चलो तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर 6 और पीलीभीत 7। तो यही है। जबकि आपका जो सीतापुर है ये लखनऊ से सटा हुआ है, लखनऊ के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद लखीमपुर लगता है। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। यही मिश्रित जहां मेला लगता है वही है लखीमपुर, सॉरी सीतापुर जो है गोला गोकर्णनाथ के लिए लखीमपुर जाना जाता है, सबसे ज्यादा उसका एरिया है, इसलिए लखीमपुर जाना जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है। मित्रों आपको गंगा बताना है। गंगा आप जानते हैं बिठूर कानपुर से गंगा है। राप्ती की अगर आप बात करते हैं, राप्ती गोरखपुर के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है गोरखपुर में। गोमती की अगर बात करते हैं, गोमती जौनपुर में बहती है और जो सही नदी है वो प्रतापगढ़ के किनारे बहती है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे, ए का दूसरा लगाना होगा, सी का पहला लगाना होगा। सी का पहला, ए का दूसरा इसमें आ रहा है, किसमें, बी वाले ऑप्शंस में आ रहा है। और क्या आ रहा है, बी का चौथा आ रहा है। हाँ बस यही सही है आपका। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 24 क्या पूछ रहा है मित्रों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। नाम दिया गया क्षेत्रफल के लिए, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस या फिर संत रविदास नगर। मित्रों एरिया सबसे कम किसका होगा, तो एरिया जो एकदम नया हो रहा होगा संत रविदास नगर, उसका नाम होता है, वैसे इसे क्या कहा जाता है, भदोही कहा जाता है। भदोही जहां की कालीन बहुत फेमस है। इसका टोटल एरिया जो है मित्रों ये 1646 वर्ग किलोमीटर में है। आप जानते होंगे। अब इसमें हापुड़ का कहीं नाम नहीं है। हापुड़ भी एक जिला है हापुड़। तो हापुड़ का 666 जो है 60 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए आपको संत रविदास नगर के साथ आंसर्स लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे आओ। उत्तर प्रदेश में
या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? नाम इलाहाबाद है, इटावा है, मिर्जापुर है और अलीगढ़ है। मित्रों पूछा गया यूपी का कौन सा जिला है जो एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता? मित्रों जब एमपी की बात आए तो यहाँ पे एक जिला अलीगढ़ दिया गया। अलीगढ़ आपका एनसीआर के अंडर में अब आने लगा है, याद रखना है। तो अलीगढ़ का जो जिला है ये हरियाणा से सीमा साझा करता है। हरियाणा जहां आजकल पहलवान बहुत ज्यादा चर्चा में है। मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं उसमें आपका पूरा जो आएगा जिला, उसमें आगरा आ जाएगा, इटावा आ जाएगा, जालौन आ जाएगा, झांसी आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, महोबा आ जाएगा, बांदा आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा। मित्रों मिर्जापुर और सोनभद्र भी इसी में शामिल हैं। तो यानी बुंदेलखंड वाला पूरा बेल्ट इसमें आता है, लेकिन अलीगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता। तो डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? नाम दिया गया गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, चावल है। आपको बताना है व्यावसायिक फसल। मित्रों वाणिज्यिक फसल यूपी की क्या है? तो आप जानते हैं कि वाणिज्यिक फसल के रूप में गन्ना जाना जाता है। अगर गन्ना के साथ कहीं कपास ऑप्शंस में दिया होता कपास, तो ये भी नगदी फसल होती है, ये भी व्यावसायिक फसल के रूप में लोग जानते हैं। सही जवाब वी के साथ लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा गया उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां स्थित है? नाम दिया गया आलमबाग में है, सुल्तानपुर में है, इलाहाबाद में है या फिर गौरीगंज में है। उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकृत होता है मित्रों, किसानों के लिए जो बीज मुहैया कराया जाता है उसका प्रमाण कहां से मिलता है? अरे मित्रों प्रमाण देना हो तो लखनऊ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजधानी है, उसके साथ बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो इसी में लखनऊ में एक बेल्ट होता है आलमबाग, आप जानते हैं बहुत बढ़िया बस अड्डा है आलमबाग का और मेट्रो स्टेशन भी है, वहीं पर इसका दृश्य दर्शाया गया है। सही जवाब आपको आलमबाग लखनऊ लगाना होगा, लखनऊ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल जिसे एसोचैम यूपी की स्थापना पूछी जा रही है, कब की गई? 1991 में की गई, 1999 में की गई, 1994 में की गई या फिर 2001 में की गई। उद्योग मंडल की बात होती है मित्रों, तो उद्योग मंडल की जो स्थापना है आपकी कब होती है? 1994 में होती है। 1994 मतलब बी इज द राइट आंसर। सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? मित्रों जब आप देखेंगे तो ट्रांसमीटर आएगा, ट्रांसमिशन चैनल आएगा और रिसीवर आएगा। तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर जहां हो वही आपका सही होगा। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? नाम दिया गया SMTP आता है, FTP आता है, HTTP आता है या फिर POP3 आता है। मित्रों ईमेल अगर आपको प्राप्त करना है, रिसीव करना है तो क्या करना होगा? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये आता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 31 नंबर आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमदेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? दिया गया पर्ल नहीं है, पाइथन नहीं है, रूबी नहीं है या फिर सी नहीं है। मित्रों कंप्यूटर का थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो सी है इसका सामान्य उपयोग आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जबकि पैरालेक्स, रूबी और प्रोटॉन जो हैं ये प्रयोजित आधारित भाषाएं होती हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, यानी सी भाषा नहीं है, आपको डी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 2 आधारित संक्रिया परिणाम स्वरूप 10 10 11 देगी? आपसे पूछा गया, बाइनरी में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं जब आप इंटर में पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया से लगाए होंगे। ऐसा 10 10 11 कौन दे रही है मित्रों? आपसे पूछा गया है क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या मार्क करना है, क्या गुणा करना है। मित्रों जब 0 0 का कॉम्बिनेशन आता है 0 हो जाता है, 1 0 आता है 1 बनता है, 1 1 आता है 0 बनता है। इसी टाइप से बाइनरी चलती है, आप जानते हैं। 0 1 आए तब भी 1 बनेगा, 1 0 आए तब भी 1 बनेगा। तो इस टाइप से आप कौन सा विकल्प सही बिठा पाएंगे? तो 1 1 जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 1 के साथ 1 ही बनता है। अच्छा 1 1 के साथ 0 बनता है बाबूजी। आप देखना, आप जानते हैं इसको जोड़ना कैसे कहते हैं? 1 1 0
101 इस टाइप से चलता है। फिर इसके नीचे इसे लिखा जाएगा, तो आप 0101 लिख लो, फिर जोड़ लो, तो 10 आपका 1 बनता है, 01 आपका 1 बनता है, 01 आपका 1 बनता है, 10 आपका 1 बनता है। इस टाइप से आप क्या लगा पाएंगे, तो फाइनली आपका क्या बनेगा मित्रों, आपका 10 10 11 बनेगा बी के साथ। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, ठीक है। अरे घटाव का नियम लागू होता है यहाँ पे, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपका 33 नंबर क्वेश्चंस फिर से स्क्रीन पे आ गया, बाइनरी का क्वेश्चन है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चंस छपना नहीं चाहिए, लेकिन अब आ रहा है तो आपको सॉल्व करना होगा। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 11 10 10 होगा। इस प्रश्न की सभी संख्याएं द्विआधारी संख्याएं हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में है। आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है हल किया जाए तो आपको ये डाटा प्राप्त हो जाए। सही विकल्प क्या लगा पाएंगे, सही विकल्प आप क्या लगा पाएंगे। 1 + 1 = 0 होता है, आप जानते हैं। अगर एक के साथ एक जोड़ोगे आपका 0 बनेगा, 1 1 0 आता है, ठीक है। अगर इसे हम लोग जोड़ लें तो आपका 10 10 1 1 0 1 0 1 हुआ, इसका 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 ही चाहिए। आपका 0 0 क्या होता है, तो आप जानते हैं 0 0 आपका 1 बनता है, आपका 1 1 क्या बनता है, 0 बनता है। तो इस टाइप से 10 0 ऐसे 1, फिर आपका 0 1 1 होता है, आप जानते ही हैं। और तो इस टाइप से आपका बी ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, एकदम फिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चुंबकीय प्रेरणा का यशाई मात्रक क्या है, पॉइज है, डायोप्टर है, टेस्ला है या फिर कैंडला है। चुंबकीय प्रेरण का यशाई मात्रक पूछा गया। चुंबकीय प्रेरण का जो यशाई मात्रक है मित्रों वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। टेस्ला को हम लोग टी से प्रोजेक्ट करते हैं। डायोप्टर लेंस का मात्रक होता है, याद रखना है, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर लेंस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। व्हील बैरो है, टंगस्टन है, फाइपो है या फिर नाइफ है। क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है, कौन सा विकल्प आपको बताना है मित्रों। व्हील बैरो, श्रोता, नट क्रैकर आदि जो है ये सेकंड लीवर के यानी द्वितीय उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर में आप जानते हैं वे लीवर आते हैं जिसमें भार जो है बीचों बीच में यानी मध्य में और आयास जो है किनारे लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका व्हील बैरो हो जाएगा। व्हील बैरो हो जाए, आपका सरोता हो जाए। सरोता भी जानते हैं यहाँ होता है ऐसे ऐसे बीच में रख के काटा जाता है, ऐसे आपका व्हील बैरो भी होता है, चक्का ये बीच में लग गया, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 36 नंबर। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, अधातु है, धातु है या फिर नोबेल गैस है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु होता है। क्या है मित्रों, उपधातु होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। नाम दिया गया थर्माइट प्रक्रिया के द्वारा, हाइड्रोजन न्यूनीकरण के द्वारा, कार्बन न्यूनीकरण के द्वारा या फिर विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। किसके प्रयोग के जरिए आप धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। अगर धातु को आपको बिल्कुल फिट बनाना है, एकदम प्योर बनाना है, सही निकालना है तो क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण आप लगाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन लाइटिंग की प्रक्रिया के द्वारा आप बढ़िया से साफ कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नाम दिया गया गुर्दा है, जिगर है, पेट है या फिर फेफड़ा है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है शरीर का मित्रों। शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो जिगर होता है, जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब LIVER लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंबित क्रियाओं में मध्यस्थ या मध्यस्थान करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान भी कर देता है। मित्रों मस्तिष्क के आवेगों का आगे पीछे करना या आदान प्रदान करना क्या मोटर स्नायु कराता है, मेरुदंड कराता है, कपालनीय नसें कराती हैं या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध करवाते हैं। मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान कौन करवाता है मित्रों, सही जवाब बताना। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश रचना होती है जो तंत्रिकाओं की बनी होती है, ठीक है। संदेशों को मस्तिष्क के अगले
यानी आगे पीछे ले जाने में काम करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरुदंड हो जाएगा, मेरुदंड हो जाएगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? नाम दिया गया मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेरुरज्ज करता है, मेरुतंत्रिका करती है या फिर पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करने का काम करता है? हृदय की धड़कन और श्वास संचालित क्रियाओं को जो रोकने का काम करता है वो पश्च मस्तिष्क का करता है मित्रों। क्या करता है? पीछे वाला मस्तिष्क। मेडुला ऑब्लांगेटा में अवस्थित होता है, आप जानते हैं, नियंत्रण का कार्य करता है। तो पीछे वाला मस्तिष्क आपका कहीं है, मेरुरज्ज, मेरुतंत्रिका, पीयूष ग्रंथि या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में ये होता है, इसलिए इसका काम मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट नहीं, हाँ, ये इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अगस्त 2022 के महिला पुरुष का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन नोएडा में, भोपाल में, बेंगलुरु में या फिर शिमला में कहाँ पे आयोजित हुआ मित्रों? तो आप देखना 20-21 अगस्त की 2022 के डाटा में तो महिला पुलिस का जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वो हिमाचल प्रदेश में शिमला जगह है, वहाँ होता है। कहाँ पे? एचपी में। सही जवाब आपको डी के साथ बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 के बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आया है? दूसरा, 7वां, 6वां या फिर 8वां? नवाचार सूचकांक की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं नवाचार सूचकांक में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? सही जवाब क्या बनेगा? नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश आता है मित्रों वो 7वें स्थान पे आता है। सही जवाब सी के साथ बनाना। शीर्ष राज्यों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कर्नाटका, जहां भी लेटेस्ट में बीजेपी हारी है। उसके बाद आपका तेलंगाना जो आपका 27वां राज्य, 28वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। उसके बाद आपका हरियाणा का नंबर आता है। तो 7वां स्थान पे यूपी है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कराने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हेतु मतदान के लिए कितने सदस्यों के पक्ष में मतदान किया गया? कहने का मतलब यह है कि स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कराने के लिए कितना मत मिला है? 161, 165, 162 या फिर 168? मित्रों, स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार में शामिल कराने के लिए जो मत मिला है टोटल 193 होते हैं। 193 लोगों में से 161 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चले। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल कर लिया गया? नाम दिया गया बेंगलुरु और गोवा को, मैसूर और तमिलनाडु को, अहमदाबाद और केरला को या फिर अयोध्या और आंध्र प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टीजीटी 8 में भी छप सकता है, याद रखना। 50 महानतम स्थल थे, उसमें से भारत के 2 स्थल शामिल हुए। पहला स्थल सबसे उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद और दूसरा केरल का है एक इको स्पॉट के लिए। तो मित्रों अहमदाबाद और केरला होगा सही जवाब। आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपसे पूछा गया, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से होते हैं? मित्रों नाम दिया गया गुमान सिंह का, नाम दिया गया पवन सहरावत का, विकास कंडोला का और प्रदीप नारवाल का नाम दिया गया। कबड्डी लीग की बात होती है, नीलामी होती है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकता है? सबसे महंगे खिलाड़ी में पवन सोहरावत का नाम आता है। मित्रों तमिल थाईलाइज से आते हैं, 2.26 करोड़ में बिके हैं, याद रखना है। सही जवाब पवन शेहरावत का नाम होगा। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ें। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, अगस्त 2022 में कौन सा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निर्देशक नियुक्त हो जाती है? नाम दिया गया नल्ला थंबी कलासिलव्वी, नाम दिया गया टेसी थॉमस, नाम दिया गया टी अन्ना सेल्वी, नाम दिया गया दीप्ति माहेश्वरी। आपको बताना है कौन सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला क्या बनती हैं? महानिर्देशक बनती है। मित्रों जब महानिर्देशक की बात होती है तो आपको लगाना होगा क्या लगाना होगा? नल्ला थंबी कलासली। ये लिथियम आयन बैटरी पे विशेष काम करने के लिए रही हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? नाम दिया गया शरद पगारी को, रामदास मिश्र को, नासिरा
शर्मा को या फिर डॉक्टर असगर वजाहत को। आपको बताना है 31वां व्यास सम्मान, 31 क्रम का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? लेखक असगर वजाहत को प्रदान किया जाएगा मित्रों, महाबली के लिए। क्या? असगर वजाहत। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर पहली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? नाम दिया गया जसवंत सैनी, संजय अग्रवाल, रामवीर उपाध्याय या फिर अमरिंदर बनर्जी। आपको बताना है एमएसपी को और बढ़िया बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में मित्रों केंद्र सरकार बनाएगी? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता होगी। सही जवाब संजय अग्रवाल लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिलने का काम होता है, उसके लेखक कौन है? कैरोलीन मर्चेंट हैं, रेचल कार्सन है, कार्ल मार्क्स हैं या फिर राजगोपालन है। आपको बताना है साइलेंट स्प्रिंग मित्रों, साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। इसका जो काम होता है रेचल कार्सन का होता है, रेचल कार्सन ने लिखा है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए हैं। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या फिर उपयुक्त में से सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक होते हैं मित्रों? जब आप देखना तो अति नगरीकरण, ये अगर ज्यादा नगर बनने लगे या फिर ज्यादा औद्योगिकरण होने लगे तो संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता सबका संरक्षण हट जाएगा, यानी तीनों के लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी के लिए आंसर बनेगा। आपको सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अब मित्रों आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट सही गए हैं, ईमानदारी के साथ बताना। आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस का सेट था, जीएस का था केवल और जर्नल स्टडीज था यानी सामान्य अध्ययन था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट सब कुछ था मित्रों, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर सब कुछ शामिल था। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर छापना। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। अभी मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।